हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट लेक्चर को कवर अप करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है वान डी ग्राफ जनरेटर, उसको हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में ये भी बोला था कि अगर पूरे लेक्चर में किसी को भी दिक्कत है कहीं पे तो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कुछ बच्चे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर भी किए हैं और जिसका डाउट है तो वो क्लियर करवा रहे हैं अपना। अच्छा, एक चीज़ और भी बोले थे कि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का जिसके पास अच्छा नोट्स तैयार है, जिसके पास चार्ट प्रिपेयर्ड है, तो वो हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। हम उसको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे ताकि जो बच्चे नहीं बनाए हैं नोट्स किसी कारण से तो उसको भी मिल जाएगा, उसका भी फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वान डी ग्राफ जनरेटर। उससे पहले हम एक क्वेश्चन दिए थे पिछले लेक्चर में, कैपेसिटर वाला, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से रिलेटेड नेटवर्किंग का क्वेश्चन एक दिया गया था, जहाँ पे हमने कंसेप्ट पढ़ा था व्हिटस्टोन ब्रिज वाला। तो व्हिटस्टोन ब्रिज वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन दिए थे। उस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं और सही भी बनाए हैं। 5 माइक्रोफैराड आंसर आ रहा था, सही था जिसका 5 माइक्रोफैराड आ रहा था। तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारी बात को मान रहे हैं ना। मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आप मेहनत कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेहनत कर रहे हो। तो बनाते हैं, जिसका नहीं बना है, बहुत सारे लोग बोले भी थे कि सर बना दीजिएगा, हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते क्या था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है B, है ना। सबका वैल्यू दिया हुआ था 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 5, और ये भी था 5 माइक्रोफैराड। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को हम रीड्रॉ करेंगे तो एक व्हिटस्टोन ब्रिज के जैसा मिलने वाला है। इसको जब हम रीड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा, ये व्हिटस्टोन ब्रिज के जैसा। लेकिन पहले रीड्रॉ करने से पहले हम समझते हैं कि मान लो सपोज हम इसको V वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज कैसा रहेगा V, और यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा 0। एकदम ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई, ये दिख जा रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे V और यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे 0, मतलब कि V वोल्ट की बैटरी से अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे V आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है। जब ये भी आएगा तो देख रहे ये एक ही वायर से कनेक्ट है। आपको बताए थे कि अगर एक वायर में कनेक्शन रहे सिर्फ और उसमें कोई तरह का डिवाइस न लगाओ तो सब पे वोल्टेज का मान क्या रहता है, समान रहता है। तो अगर हम भी अप्लाई करेंगे तो इसको भी कितना वोल्टेज मिला भी, और ये जब आया वापस तो इसको भी कितना मिला वोल्टेज भी। क्लियर है। चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे तो इधर से आते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा 0। उसके बाद इधर जब आकर के देखेंगे तो यहाँ भी क्या मिला 0 मिला। कोई दिक्कत समझने में बाबू? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको मिला भी, इसको भी मिला भी, इसको मिला 0 और इसको भी मिला 0। तो वन साइड से देख रहे हैं कि दोनों का जो वोल्टेज है 0 0, इधर से देख रहे हैं वन साइड से तो दोनों का वोल्टेज भी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो डाइवर्ट होगा, इधर डाइवर्ट होगा, इधर डाइवर्ट होगा। तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि करंट किस में बढ़ता है, पैरेलल में बढ़ता है। वोल्टेज सेम है और करंट का बंटवारा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये किस चीज़ में है, पैरेलल में, यानी कि 1 और 2 किस चीज़ में है, पैरेलल में है। इसका नाम रख देते हैं 3 और इसका नाम रख देते हैं 4। इधर से जो भी करंट आएगा तो इधर से जो करंट आ रहा है और इधर से जो करंट आ रहा है, अगर या फिर हम इधर से भी देंगे करंट तो वो भी आकर के बंटवारा हो जाएगा इधर और इधर। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो 3 और 4 पैरेलल में और 1 और 2 भी पैरेलल में। तो 1, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 1 और 2 किस चीज़ में आ गया, पैरेलल में आ गया। इसी तरह से 3 और 4 को देखे तो 3 और 4 किस में है, पैरेलल में है। ये 3 और ये 4, ये 3 है और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, 4 को शो कर रहा है, पैरेलल में है। अब हम देखते हैं ये 5 वाला जो है, ये 5 वाला जो पार्ट है यानी 5वां जो है संधारित्र, इसको अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो इसका जो एक वायर है वो कनेक्ट है। देखो 5वां का एक वायर किससे कनेक्ट है, पहला से कनेक्ट है और तीसरा से कनेक्ट है। तो 5वां का एक वायर होना चाहिए पहला। चलिए तो देखिए
तो पांचवा वाला को अगर देख रहे हैं तो इसका एक वायर, चुप से रहो ना, इसका एक वायर जो है, एक वायर किससे कनेक्ट है, तीसरा से, और एक वायर किससे कनेक्ट है, पहला से। देखो ना पांचवा का अगर देखिए हम अच्छे से तो ये वाला वायर देखो जा रहा, ये वाला वायर किससे जा रहा, पहला वाला से कनेक्ट हो रहा और तीसरा वाला से कनेक्ट हो रहा है, यानी टी फॉर्म में। तो इसको टी फॉर्म में बनाएंगे और एक वायर को कनेक्ट कर दिए पहला से, देखो ये कैपेसिटर है पांचवा, इसको पहला से कनेक्ट कर दिए और तीसरा से कनेक्ट कर दिए। उसी तरह से हम यहाँ देखिए अगर दूसरा वायर, तो ये किससे हो रहा, 2 नंबर से हो रहा है और 4 नंबर से हो रहा है, तो ये भी टी फॉर्म में हो रहा है ना, तो टी फॉर्म में यानी जंक्शन पॉइंट पे हो रहा है, तो ये पांचवा आ गया। तो सबका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 माइक्रोफैराड, ये भी 5 माइक्रोफैराड, ये भी 5 माइक्रोफैराड, ये भी कितना है 5 माइक्रोफैराड। अब दिख जा रहा होगा कि ये भी टचस्टोन ब्रिज है, नहीं दिख रहा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं, C1/C2 इज इक्वल टू C3 बाई क्या है, C4 है, यही ना है, या C1/C3 होगा इज इक्वल टू C2/C4 है। चलिए तरीका चेक करने का देख लेते हैं। तो 1 और 3 यानी कि 5/5 क्योंकि सब तो इक्वल ही है ना, तो रेशियो क्या आने वाला, बराबर आने वाला। अब जब रेशियो बराबर आएगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट का वोल्टेज सेम रहेगा, जिसके कारण इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसी फिगर को जब हम रीड्रॉ कर लेंगे तो बीच वाले कैपेसिटर में कोई करंट पास नहीं होगा, तो बचा अब ये दोनों और ये दोनों, है ना। तो ऊपर में 2 कैपेसिटर बचा, नीचे भी 2 कैपेसिटर बचा, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट बी, यहाँ पे भी 5 5 5 5, ये दोनों आपस में सीरीज, तो आपस में जब सीरीज होगा तो CS बराबर C/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 होगा ना, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C/N होता है, और N के जगह पे कितना है 1 2, यानी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी 5/2 हो जाएगा, यानी कि C/N होता है फॉर्मूला, C का वैल्यू 5 और काउंट कर लेंगे 1 2, यानी 2.5, तो ये भी 2.5 आया, ये भी 2.5, दोनों को फिर ऐड कर लेंगे पैरेलल में, क्योंकि ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर जब फिर से रीड्रॉ करेंगे तो दोनों आपस में क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, यानी 2.5 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो ये पिछले लेक्चर में हम बता भी चुके थे, इसलिए थोड़ा फास्ट बताए हैं यहाँ पे, और जिसका नहीं बना है वो बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर, उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर को पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, और नाम से तो बड़ा भयानक है वो टॉपिक, है ना, तो कुछ लोग समझ ही गए होंगे। हम लोग को पढ़ना है कोरोना डिस्चार्ज, है ना। सबसे खतरनाक नाम जो है पिछले 1 साल से चल रहा है वो यही है, कोरोना। तो हम लोग को पढ़ना है कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। कोरोना बीमारी की बात नहीं होगी यहाँ पे, कोरोना डिस्चार्ज एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है फिजिक्स में, है ना। कोरोना डिस्चार्ज, हिंदी में इसको कहेंगे कोरोना विसर्जन। कोरोना का कोई हिंदी नहीं है, कोरोना है, और डिस्चार्ज का हिंदी होता है विसर्जन। तो कोरोना डिस्चार्ज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है इसको पहले समझेंगे हम। तो कोरोना डिस्चार्ज को समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और लेंगे, और वो कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर हम 2 कंडक्टर को, कोई भी 2 कंडक्टर को चार्ज करके, 2 कंडक्टर को चार्ज करके, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है ना, और दोनों को अगर हम चार्ज करके आपस में जोड़ देते हैं तो दोनों का पोटेंशियल जो होगा, इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल, दोनों की पोटेंशियल आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तब जब हम 2 कंडक्टर को चार्ज करके आपस में जोड़ देते हैं तो दोनों का चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और ये तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, है ना। जिस तरह से अगर हम दूध को गर्म करके, आप लोग देखे होंगे ना कि हमारे घरों में क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्म दूध रहता है तो उसको पानी में डाल के ठंडा करते हैं, काहे ना कि पानी में लेके जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब हम पानी में दूध को लेके जाते हैं, गर्म दूध को किसी बर्तन में, और पानी में ले जाकर ठंडा करते हैं ना, तो दूध तो ठंडा होता है, उतना भी ठंडा नहीं होता, लेकिन पीने लायक हो जाता है। लेकिन आसपास का पानी क्या होता है, गर्म हो जाता है। ये आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे। तो असलियत में क्या होता है ना कि अगर मान लो कि यहाँ है, इस बाल्टी में पानी है, और हम यहाँ पे एक छोटा सा गिलास में दूध लेके आए, और दूध बहुत ज्यादा गर्म था, और इसको जब ला करके हम पानी में डालते हैं तो होता क्या है ना कि यहाँ पर का जो हीट है ना, दूध का जो हीट है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है पानी में, और ये तब तक होते रहता है
जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। जैसे कि उष्मा, ये जो इसका हिट जो है, हिट का ट्रांसफॉर्मेशन हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक उसी तरह से चार्ज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अगर मान लो कि इसका पोटेंशियल 440 वोल्ट है और इसका 220 वोल्ट है जोड़ने से पहले, उसके बाद जैसे ही हम दोनों को तार से जोड़ दिए तो हुआ क्या कि इसका चार्ज, इसके पास जो चार्ज था वो चार्ज इसमें ट्रांसफर होना शुरू हो गया। और ये तब तक होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। एक बराबर पोटेंशियल आना चाहिए जिससे क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो कैसे, जैसे 440 और ये 220, तो कितना हो जाएगा, 660 हो जाएगा, यानी 330, और इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। और वो बराबर करने के लिए इसको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, तब तो इसका पोटेंशियल गेन करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे आप ये चीज को समझ पा रहे होंगे कि जैसे दूध वाला जो गर्मी होता है, दूध वाला जो उष्मा होता है, वो पानी में जाकर के पानी को गर्म कैसे कर देता है, और दोनों का जो गर्मी होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से दोनों का वोल्टेज क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है। तो ये कंसेप्ट को हम पहले समझेंगे यहाँ पे, है ना। फैन ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रहा। चलो तो हम कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि दो गोला लेते हैं और एक का रेडियस मान लेते हैं R1 है, ठीक है। तो ये बड़ा गोला है, और एक छोटा सा गोला लेते हैं जिसकी रेडियस है R2, यानी R1 बड़ा है और R2 क्या है, छोटा है। पहले हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, उसके बाद हम कोरोना डिस्चार्ज को समझेंगे, उसके बाद हम वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझेंगे। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि वीडियो कितना लॉन्ग होने वाला है, और पूरा हम लोग हर कुछ इसी में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस क्या है, R2 है, और R1 क्या है, बड़ा है, और R2 क्या है, छोटा है। सपोज हम इसको Q1 चार्ज दिए हैं और इसको कितना चार्ज दिए हैं, Q2, है ना। Q1 कुछ भी हो सकता है, मान लो इसको हम 50 माइक्रोकूलम दिए हैं, इसको 20 माइक्रोकूलम दे दिए। अब दोनों को चार्ज देने के बाद दोनों कंडक्टर को ला करके, दोनों स्फेरिकल कंडक्टर को ला के एक तार से जोड़ दिए। पहले क्या किए कि ई वाला गोला एक ठो लिए R1 त्रिज्या का, इसको Q1 चार्ज दिए, चार्ज करने के बाद अलग कर दिए। छोटका गोला लिए एक ठो, इसको Q2 चार्ज दिए, इसको चार्ज करने के बाद अलग कर दिए, और दोनों को फिर क्या किए कि ला करके एक तार से जोड़ दिए, है ना। कनेक्शन आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे ही हम तार से जोड़ेंगे, तो अब आपको याद आ रहा होगा, भी हम कुछ देर पहले बताए हैं कि तार से जोड़ने के बाद क्या होगा कि इसका चार्ज इसमें ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ट्रांसफर होगा या नहीं होगा यह डिपेंड करता है वोल्टेज पे। तो जाहिर सी बात है कि इसका गोला बड़ा है तो इस पर पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज कर रहा होगा, इसका गोला छोटा है जिससे पोटेंशियल कम इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि चार्ज हम दोनों पे सेम नहीं डाले, है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही हम इसको चार्ज दिए तो इसका चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, या नहीं भी होगा तो दोनों का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर दोनों का वोल्टेज अलग अलग है तो ट्रांसफर होगा, और दोनों का वोल्टेज सेम रहेगा तो नहीं होगा। तो बेसिकली हम अभी आपको बताए थे कि जब भी हम दो गोला को चार्ज करके आपस में जोड़ देते हैं तो दोनों का वोल्टेज क्या होता है, समान हो जाता है। कुछ देर के बाद क्या होगा, समान हो जाएगा। जैसे कि दूध को अगर हम पानी में डाल के ठंडा करते हैं तो कुछ देर के बाद दोनों का जो हीट है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से दोनों का वोल्टेज क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का वोल्टेज, दोनों गोला का विभव समान हो जाएगा, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रत्येक गोला का विभव कितना है। तो इसका विभव देखेंगे तो V1 बराबर गोला पर विभव आपको बताया फॉर्मूला Q/4πε0, त्रिज्या कितना दिया हुआ R1। दूसरा का गोला आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर Q2/4πε0, क्या हो जाएगा, R2। पहला वाला पे R1 और दूसरा वाला पे कितना हो जाएगा, R2, क्योंकि दोनों इसका त्रिज्या कितना, R2 है ना। तो इसका विभव Q/4πε0 इसका विभव Q2/4πε0 और दोनों का विभव क्या होगा, समान हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों को तार से जोड़ दिए हैं। अगर किसी के पास ज्यादा चार्ज रहेगा ना तो वो चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो कि इस पे हम दे दिए 100 कूलम और इस पे दे दिए हम 20 कूलम, तो इसका 100 में से 20 पे जाएगा, ट्रांसफर होगा, और तब तक होते रहेगा जब तक दोनों पे बराबर आवेश ना आ जाए। तो इसका 100 और इसका 20 यानी ट्रांसफर करवाते रहेगा कि जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, है ना। तो इसका विभव जब बराबर हो जाएगा तो आवेश ट्रांसफर होना रुक जाएगा। इसका विभव और इसका विभव बराबर हो जाएगा तब आवेश का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, रुक जाएगा। तो दोनों का गोला का विभव क्या हुआ, कुछ देर के बाद समान हो गया। तो समान हो गया यानी कि V1 बराबर क्या हो गया, V2 हो गया। तो V1 बराबर जब V2 हो जाएगा तो दोनों का हम वैल्यू को रख देते हैं। तो इधर है Q1/4πε0 R1
और इधर क्या हो जाएगा Q2/4πε0 R2। कोई दिक्कत? देख रहे हैं यहाँ पे कि Q1/4πε0 R1 है, इधर देख रहे हैं Q2/4πε0 R2 है। अब हम चूंकि जानते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, चूंकि हम चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि Q/A होता है। चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A होता है ना। और जहाँ A क्या है? एरिया। A क्या है? एरिया। तो देख रहे हैं कि ई गोला का अगर देखें हम तो इस गोला का एरिया हो जाएगा 4πε0 R1 का स्क्वायर होगा ना, क्योंकि गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिज्या कितना? R1, तो 4πε0 R1 स्क्वायर। ये गोला का अगर हम त्रिज्या देखें बाबू तो इसका क्या हो जाएगा? 4πε0 R2 का स्क्वायर। अब हम दोनों का, यानी कि इसको भी हम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसको भी, तो चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे 4Q तो है, बट यहाँ पे 4πε0 R1 है। अगर R1 स्क्वायर रहता तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते Q/A। तो R1 स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं ना कि R1 से गुना कर देते हैं। तो खाली नीचे गुना करेंगे तो ये तो बेईमानी वाला चीज हो गया है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा। तो R1 से ऊपर में भी गुना कर देते हैं। उसी तरह से इसको बनाने के लिए नीचे R2 से गुना कर देते हैं और ऊपर भी R2 से गुना कर देते हैं। तो अब ये हो गया Q1 R1 बटा 4πε0 R1 का स्क्वायर, यानी कि एरिया के बराबर हो गया। तो इसको हम एरिया A माने हैं ना, तो इसका एरिया हम A ले लेते हैं। इस तरह से इधर देखेंगे तो Q2 R2 और नीचे हो जाएगा क्या? एरिया A' माने हैं इसका, तो A' ले लिए। इस तरह से Q1/A इसका चार्ज डेंसिटी को शो करेगा, यानी सिग्मा 1, और इसका देखें Q2/A' तो ये सिग्मा 2 को शो करेगा। यहाँ पे R1 और यहाँ पे क्या हो गया? R2 हो गया। कोई दिक्कत? यानी कि हमको रिजल्ट क्या मिला है? सिग्मा 1 R1 बराबर सिग्मा 2 R2। इधर से सिग्मा 2 को लेके चले आए हम, तो सिग्मा 1/σ2 इधर बचा R2/R1। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, पहले एक चीज और हम बताते हैं कि कौन बड़ा है, सिग्मा 1 बड़ा है कि सिग्मा 2 बड़ा है? सिग्मा 1 बड़ा है कि सिग्मा 2 बड़ा है ना। तो देख रहे हैं कि इसका जो है ये गोला है, ये गोला, ये तो ऐसे पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि सिग्मा 1 बड़ा कि सिग्मा 2 बड़ा है, क्योंकि किस पे कितना चार्ज दिया हुआ है। लेकिन हम लोग एरिया वगैरह से देख सकते हैं कि देख रहे हैं इसका एरिया क्या है? ज़्यादा है ना, और इसका एरिया क्या है? कम है। ठीक है, इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि जिसका रेडियस कम है, जिसका रेडियस कम है उसको क्या मिला है? सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी, और जिसका रेडियस ज़्यादा है उसको क्या मिला है? यानी कि दोनों चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। इसका रेडियस कम था, सॉरी इसका रेडियस ज़्यादा था, तो इस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो गया है ना। चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा 2, यानी कि सिग्मा 2 कम है और सिग्मा 1 क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा 1 ज़्यादा है और सिग्मा 2 क्या है? यहाँ पे कम है। ठीक है, तो जिसका चार्ज डेंसिटी कम, जिसका रेडियस कम है उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया। मतलब कि जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है उसका चार्ज डेंसिटी कम, और जिसका क्षेत्रफल कम है उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? बराबर, नहीं ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? अगर वो ज़्यादा नहीं होगा तो ये चीज़ जो है ना, दोनों का पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल इक्वल नहीं हो पाएगा। तो पोटेंशियल को इक्वल करने के लिए, दोनों का विभव को बराबर करने के लिए इसकी चार्ज डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा और इसका चार्ज डेंसिटी कम रहना चाहिए, तब जाकर के दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। यानी इससे ये अर्थ निकला कि जिसकी त्रिज्या कम रहेगी, अगर हम कोई चालक पे चार्ज दें तो जिसका त्रिज्या कम रहेगा ना उस पर चार्ज ज़्यादा जाएगा, और जिसका त्रिज्या ज़्यादा रहेगा उस पर चार्ज क्या जाएगा? कम जाएगा। यानी कि जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा, जिसका क्षेत्रफल है, जिसका त्रिज्या कम रहेगा उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, और जिसका क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, जिसका त्रिज्या, बार बार क्षेत्रफल निकल जा रहा, ज्यादा रहेगा उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम होगा।
है ना, क्षेत्रफल इसका क्या है, ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। तो वैसे भी देख रहे हैं कि एरिया ज़्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका चार्ज डेंसिटी कम और इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी किसका ज़्यादा है, जिसका रेडियस कम है। और यहाँ से भी दिख रहा है क्योंकि सिग्मा 1 इसका था लेकिन अब इसमें कन्वर्ट हो गया और सिग्मा 2 इसका इसमें कन्वर्ट हो गया और दोनों को बैलेंस कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। आपको यहाँ से बस ये याद रखना है कि जिसका त्रिज्या कम उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, जिसका त्रिज्या ज़्यादा उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, है ना। ये क्लियर हो गया। चलो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं कोरोना डिस्चार्ज की तरफ। अब मान लो कि एक हम कंडक्टर लेते हैं, कुछ इस तरह से कंडक्टर लेते हैं कि मान लो ऐसा कुछ कंडक्टर है, ठीक है, थोड़ा खराब नहीं बन गया, चलेगा, इधर चलना होना चाहिए। नए बन रहा था जी अभी भी सही से नहीं बना है, बट मान लो कोई भी शेप का कंडक्टर हो, उससे मतलब नहीं है। हम कंसेप्ट जो भी सिखाए हैं कि जहाँ पे रेडियस अगर कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज वहाँ पे जाके जमा होगा। और जहाँ पे चार्ज रेडियस ज़्यादा है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम जमा होता है, मतलब चार्ज कम जमा होगा। अब अगर हम ऐसा शेप का कोई चालक लें, ठीक है, और इसको अगर हम चार्ज देंगे तो इन सब जगहों पे चार्ज जो है ना बहुत कम जमा होगा। चार्ज हर जगह पे जाएगा, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं जाएगा, चार्ज हर जगह पे जाएगा, बट जो कर्व पार्ट वाला एरिया, जो ज़्यादा नुकीला पार्ट है या जिसका रेडियस एकदम ज़्यादा कर्व है या ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चार्ज, जैसे देखो ये वाला कर्व पार्ट है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज जमा होगा। फिर ये सब फ्लैट एरिया है, थोड़ा सा ये कर्व है, ये देखो एकदम फ्लैट है, तो ये सब जगह पे चार्ज कम जमा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा जमा होगा। ये सब कर्व पार्ट वाला एरिया है, यहाँ पे देखो और कर्व पार्ट है, तो इस तरह से चार्ज सब पे जमा होगा। तो जो कर्व, जो फ्लैट टाइप का एरिया, जो एकदम सीधा सीधा, जैसे इसका हम रेडियस देखें तो इसका रेडियस इन्फिनिट हो जाएगा, है ना, तो इसका रेडियस इन्फिनिट होने के कारण इस पे चार्ज कम जमा हो रहा है। लेकिन ये सब का रेडियस हमको मिलेगा, यहाँ पर हमको रेडियस कुछ ना कुछ मिलेगा और शॉर्ट रेडियस मिलेगा। तो जहाँ पे रेडियस छोटा है वहाँ पे चार्ज क्या होगा, ज़्यादा जमा होता है। और ज़्यादा जमा, ये अभी तो कंसेप्ट से दिखा दिए हम, दो गोला को लेकर के जोड़ करके दिखाए कि जिसका रेडियस यानी कि सिग्मा क्या आया था, रिलेशन सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1, यही आया था ना। तो सिग्मा 1 यानी कि हायर चार्ज डेंसिटी था, वो किस पे आएगा, R2 पे, और लोअर चार्ज डेंसिटी किस पे आएगा, R1 पे आएगा। तब जाकर के दोनों का पोटेंशियल मेंटेन होगा। ये नहीं हम बोल रहे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 ज़्यादा, मतलब कि सिग्मा 1 से सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी R2 पे होना चाहिए और सिग्मा 2 किस पे होना चाहिए, R1 पे होना चाहिए, तब जाकर के मेंटेन करेगा। और सिग्मा 1 क्या होता है, मतलब हायर चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, यानी उस पर चार्ज की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें जो हमको मिलने वाला है, तो इसमें कहाँ पे मिलने वाला है ज़्यादा चार्ज, जो कर्व पार्ट एरिया। जैसे हम मान लो कि सुई की बात करें, है ना, निडल की बात करें, हम सुई की बात करें, तो अगर हम सुई को चार्ज देंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जमा होगा, सुई के नोक पे जमा होगा। अगर हम सुई को चार्ज दें तो सबसे नुकीला पार्ट यानी सबसे कम रेडियस किसका होगा, तो सुई के नोक का होगा। तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जमा होगा, सुई के नोक पे होगा। अगर हम कोई भी कंडक्टर सुई को चार्ज देंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जमा होगा, उसके नोक पे जमा होगा, है ना। तो सुई को चार्ज देने पर सबसे ज़्यादा चार्ज सुई के नोक पे जमा होता है ना। अब देखो, अब यहां से हम कोरोना डिस्चार्ज को समझते हैं कि सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे हो रहा है, सुई के नोक पे जमा हो रहा। अब जब सुई के नोक पे ज़्यादा चार्ज, मान लो कि यही सुई का नोक है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, हम चार्ज देते जा रहे हैं, इसका चार्ज डेंसिटी बढ़ते जा रहा है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाके चार्ज जमा हो रहा है। अब ज़्यादा चार्ज जमा होगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। अब चार्ज की मात्रा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब क्या होता है ना कि सुई के नोक पे इतना ज़्यादा चार्ज जमा हो जाता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण आसपास की जो हवा है ना, वो हवा का जो परावैद्युत शक्ति है, हवा की परावैद्युत शक्ति कितनी होती है, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इस परावैद्युत शक्ति को वो तोड़ देता है और आसपास के हवा में से नेगेटिव चार्ज को वो खींच लेता है। देखो यहाँ पे चार्ज कैसा है, प्लस, और आसपास के हवा को, जैसे मान लो ये हवा है, तो इसका नेगेटिव चार्ज को ये खींचा अपनी तरफ और उसको न्यूट्रलाइज करते चला गया। हवा अभी क्या है, उदासीन है। अभी हवा क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब प्लस और माइनस समान है। अब इसमें से माइनस को प्लस को खींच लिया, माइनस को खींच लेगा क्योंकि ये प्लस है ना, इसमें से क्या किया, ये माइनस को खींच लिया, तो बच गया कैसा चार्ज, प्लस। अब प्लस चार्ज जैसे बचा तो आसपास का जो हवा होगा वो आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी कि पहले एक बार माइनस को खींचा तो एक प्लस आयोनाइज्ड हुआ, यानी कि आयनीकृत हो गया। अब सिर्फ प्लस बचा उसके पास, फिर माइनस को खींचा तो फिर दूसरा मॉलिक्यूल भी आयोनाइज्ड हो गया, फिर प्लस को माइनस को खींचा तो फिर तीसरा प्लस बचा और फिर वो भी आयोनाइज्ड हो गया। यानी ऐसे ये माइनस को, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रा बढ़ने के कारण ये आसपास के हवा के मॉलिक्यूल में से माइनस को खींचते जाता है, क्योंकि ये क्या किया कि इसकी परावैद्युत शक्ति को पार कर दिया है ना, जो सीमा था, सीमा रेखा है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ये पार हो गया। कैसे पार हो गया, क्योंकि हम चार्ज इसको दे रहे थे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जितना चार्ज देंगे उतना बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा चार्ज तो यहीं जमा हो रहा है। हम चार्ज देते जा रहे हैं सुई को और सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पर जमा हो रहा है, नोकीला पे। तो नोकीला पे इतना चार्ज जमा हो गया करके कि आसपास के हवा की परावैद्युत शक्ति को तोड़ दिया और आसपास के हवा को वो आयनीकृत कर दिया, यानी कि हवा में चार्ज फैलने लगा। अगर आसान भाषा में समझो तो आसपास के हवा में चार्ज फैलना शुरू हो गया और आसपास के हवा में चार्ज फैलना ही कोरोना डिस्चार्ज कहलाता है। जैसे भी कोरोना कैसे हवा में फैल रहा है, तो वैसे ये कोरोना डिस्चार्ज, हम लोग कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जो बीमारी आया हुआ है वो डिस्चार्ज हो गया ना, विस्फोट हो गया। कई बार हम न्यूज में देखते हैं कोरोना का विस्फोट हुआ है ना, हर जगह पे कोरोना बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया। तो वैसे यहाँ पे हुआ कि ये चार्ज ज़्यादा होने के कारण आसपास के हवा में ये चार्ज फैला दिया। दिए तो चार्ज हम सुई को, दिए चार्ज गोला को, लेकिन ये गोला क्या किया कि आसपास के हवा में भी चार्ज को फैला दिया। और ये चार्ज को फैलाना, यानी कि इस तरह से अगर लैंग्वेज में लिखे कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तथा वह चालक आसपास की हवा की परावैद्युत शक्ति को तोड़कर, परावैद्युत शक्ति भी हम पढ़ा चुके हैं कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला में, परावैद्युत शक्ति को तोड़कर आयनीकृत कर देता हो, आयोनाइज्ड। यानी कि आसपास के हवा में आयनीकृत का मतलब ये हुआ कि ये प्लस चार्ज है तो माइनस को खींचा, तो आसपास के हवा में क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो कि इसको हम चार्ज देंगे, अगर ये कंडक्टर का होता चार्ज देंगे तो क्या होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा चार्ज जमा होगा, क्योंकि इसका रेडियस, इसके अकॉर्डिंग इसका रेडियस क्या कम है, तो यहाँ पे चार्ज जमा होगा और इतना ज़्यादा चार्ज जमा हो जाएगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और वो क्या करेगा कि हवा की इलेक्ट्रिक फील्ड, हवा की जो शक्ति है, हवा अपने चारों तरफ, इंसुलेटर तभी रह सकता है जब तक उसके अंदर से इतना, यानी कि इतना तक के करंट पास हो जाए। अगर 3 × 10⁻⁷ वोल्ट मीटर पास करवा दें तो आसपास के हवा में भी क्या होगा, चार्ज फैल जाएगा। और चार्ज फैल जाता है जब हम किसी सुई को चार्ज देते हैं और उसमें चार्ज का मात्रा इतना बढ़ा देते हैं ना कि वो इसको तोड़ देता है, इस लिमिट को पार कर देता है और आसपास के हवा में चार्ज फैलना शुरू हो जाता है। और वो फैलने की घटना ही क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज कहलाती है। तो आयनीकृत कर देता हो तब यह घटना कोरोना डिस्चार्ज कहलाती है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा ना, फैलने की घटना से आप पहले से रूबरू हैं, है ना, तब यह घटना क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज कहलाती है। चलिए, तो ये आपका हो गया पूरा क्लियर, कोरोना डिस्चार्ज। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि किसी भी चालक को आवेश देंगे तो सबसे ज़्यादा आवेश कहाँ फैलेगा, उसके नुकीले भाग पे। कहाँ पे फैलेगा, उसके नुकीले भाग पे, है ना, कोई भी चीज़ को। इसी कारण होता है कि हम कोई भी गैजेट जो बनाते हैं ना, उसको नुकीला नहीं बनाते। आप देखोगे फ्रिज वगैरह जो भी है तो उसका एक परफेक्ट मतलब
परफेक्ट शेप दिया जाता है। अगर कहीं पर नुकीला रहेगा तो उसमें भी करंट आकर के चार्ज जमा हो सकता है, और जब ज़्यादा चार्ज जमा होगा तो हमको झटका भी लग सकता है ना, हो सकता है मतलब बिना चप्पल का छू लिए। या फिर आप देखोगे कि फ्रिज वगैरह का पेंट जो किया हुआ है, पेंट को अगर आप छुड़ा दीजिएगा ना हल्का से, और उसके बाद फिर उसको ऑन करके फ्रिज को, है ना, फ्रिज को करंट में दे दिए है ना, मेंस ऑन है, और जब जहाँ पे पेंट छुड़ाएं वहाँ पे छुइएगा तो झटका लगेगा। छू के नहीं देखना है, झटका लगता है ऐसे, है ना। कोई भी चीज़ ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक जो भी है डिवाइस जो कि मेंस से चलता हो, इलेक्ट्रिक से चलता हो, उसको अगर आप मतलब उसका पेंट छुड़ा करके देखोगे तो वहाँ पे आपको झटका लगेगा ही। तो उसका कारण है कोरोना डिस्चार्ज। नुकीला पार्ट पे ज़्यादा लगेगा, और जो फ्लैट एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा आपको कम महसूस होगा, और नुकीला पार्ट पे ज़्यादा महसूस होगा। तो सबका जो घटना है कोरोना डिस्चार्ज का, देखते हो टावर वगैरह में देखते हैं मतलब तिरछुल की तरह निशान दिया रहता है। वो इसलिए रहता है कि अगर आसपास में बिजली कहीं पर चमक रही हो तो उसका जो चार्ज बनने वाला है ना, वो तिरछुल जो रहेगा तो यानी कि नुकीला भाग है, तो उसको पहले वो अट्रैक्ट कर लेगी, और अट्रैक्ट करने के बाद वो तिरछुल से एक वायर कनेक्ट रहता है जमीन के अंदर तक, तो उसको अट्रैक्ट किया और जमीन से वो न्यूट्रलाइज कर देता है, तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि जमीन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ना, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि टावर जलने से बच जाएगा, है ना। कई मतलब बहुत ज़्यादा महंगा होता है, एक टावर लगाने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो सब बच जाएगा। या फिर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने बिल्डिंग के ऊपर ऐसा कुछ बनाता है त्रिशूल टाइप का, जो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, ताकि जो भी आए मतलब तड़ित चालक जो भी है, बिजली चमकेगी तो वहाँ पर उसको कनेक्ट कर लेगा, है ना। तो ये चीज़ है, क्लियर हो रहा। अब हम आते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर में। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर, है ना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर का स्ट्रक्चर। तो हेडिंग आप लगा लेना यहाँ पर तो दिख जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडिंग वैन डी ग्राफ जनरेटर। ये आप हेडिंग लगा लो वैन डी ग्राफ जनरेटर, है ना। इसी को हिंदी में अगर देखेंगे तो वैन डी ग्राफ जनरेटर। फटाक से आप हेडिंग लगा लीजिए वैन डी ग्राफ जनरेटर। उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे कैसे ये बना हुआ है जनरेटर। और ये बहुत पहले बना था, आज़ादी से पहले बना था। ये 1929 में बनाया गया था इसको। और उस टाइम के लिए ये समझ लो कि है ना एक रहस्य था कि इतना हायर वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर है। 10 पे पावर 7 वोल्ट पैदा करता है, मतलब कि समझ लो 10 लाख वोल्ट। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर हो गया। देखो वैन डी ग्राफ जनरेटर बनता कैसे है पहले ये समझेंगे। सबसे पहले हम इसका रचना देखेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में ही मतलब फिर वर्किंग पीरियड आ जाएगा, छुपा हुआ है। तो सबसे पहले बनेगा कैसे। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने के लिए हम लोगों को एक खोखला गोला चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? एक खोखला गोला चाहिए, है ना। खोखला गोला जो कि अंदर से पूरा खाली हो और दिखने में कैसा रहे? गोल। जैसे घर वाला डेगची ना, भात पकने वाला जो डेगची होता है, उसको आप देख के समझ सकते हैं कि वो गोला से काम हो सकता है, एकदम परफेक्टली गोला है वो। तो ऐसा ही हमको गोला चाहिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये वाला जो गोला आपको दिख रहा है ना, ये वाला गोला, ये क्या है? खोखला गोला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको एक खोखला गोला लेना है और जो कि कंडक्टर का हो, है ना, मेटल हो। कैसा हो? ये मेटल हो, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना मेटल होना चाहिए, ठीक है। और ये मेटल कॉम को शो कर रहा था ना, स्फेरिकल सेल, सॉरी यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है स्फेरिकल सेल, यानी कि गोलाकार सेल लेना, ठीक है। कोस लेना, गोला लेना। अब हम क्या करेंगे? गोला लेने के बाद पहला चीज़ तो हो गया, ये फर्स्ट चीज़ हो गया कि हमको क्या लेना है? गोला लेना। सेकंड नंबर में आप आइए, तो सेकंड नंबर में हमको 2 पुली लेना है। पुली यानी घिरनी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? घिरनी कहते हैं। घुरनी ने तो घुरनी समझते ना, घुरनी, हाँ घुरनी, उसी को घिरनी कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहते हैं पुली, पुली कहते हैं। तो देखोगे ना कि मतलब पुराना ज़माना में ना, राजा रानी के टाइम में कुइयाँ से पानी भरने के लिए एक तो गोला ऐसा ऐसा लगाया जाता था, ऐसा करके ना, ऐसी मतलब एक घुरनी टाइप का लगा दिया जाता था। और मान लो यहाँ पे कुआं है और कुआं से पानी भरने के लिए ऐसे बाल्टी इधर डुबाया गया, और इधर ना राजा की 7 रानियाँ जाती थी कुआं पे, और उसकी नौकरानी जो है ऐसे बाल्टी खींचती थी। तो बाल्टी खींचने से क्या होता था? घुरनी घूमता था, तो जिससे क्या ना खींचने में आसानी होता था, है ना। यहाँ पे बाल्टी लगा हुआ है और बाल्टी से इसको खींचती थी तो घुरनी घूमता था। और घुरनी जब घूमता था तो आसानी से खींचा ना, मतलब भार जो है घुरनी पे आता था, तो कम भार लगता था यहाँ पे। तो वही घुरनी की बात हो रही है यहाँ पे कि 2 घुरनी लेंगे। वैसा कितना घुरनी लेंगे? 2 घुरनी। एक तो पुली P1, देखो ये वाला एक घुरनी है,
ये एक घूर्णी, और इसमें एक स्पेस बना होता है, मतलब ये डबल कॉलम रहता है लगा हुआ ऐसा, और एक घूर्णी यहाँ पे लगाएंगे और इसमें भी स्पेस रहेगा, डबल कॉलम लगा हुआ, ताकि जो बेल्ट है ना, बेल्ट जा सके, आसानी से जा सके। ठीक है, अब क्या किए, जैसे ही हम दो घूर्णी ले लिए, पुली P1 और यहाँ पे लगाए पुली P2, है ना। देखो यहाँ पे पुली P2 और ये पुली P1, यानी घूर्णी, पहला घूर्णी और ये दूसरा घूर्णी। क्लियर है यहाँ तक के? अभी तक के कितना चीज, पहले तो एक तो गोला लिए, उसके बाद दो गो घूर्णी लिए, है ना। अब आते हैं तीसरा नंबर में, एक तो बेल्ट लेंगे, रबर बेल्ट। जैसे आप गेहूं पिसवाने के लिए कभी जाइएगा मिल में, तो देखिएगा मोटर लगल रहेगा और मिल जो चक्की लगा रहता है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक तो बेल्ट से जोड़ते हैं ना, ताकि मतलब मोटर घूमेगा तो बेल्ट मतलब चक्की भी घूमेगा। तो ठीक उसी तरह से एक बेल्ट लिए, और बेल्ट लेने के बाद हम क्या किए, दोनों घूर्णी को आपस में कनेक्ट कर दिए। ये बेल्ट से दोनों घूर्णी को हम आपस में कनेक्ट कर दिए। अब क्या होगा कि अगर हम इस घूर्णी को घुमाएंगे तो ये भी घूर्णी घूमेगा, अगर हम पुली P2 को घुमाएंगे तो P1 घूमेगा, P1 को घुमाएंगे तो P2 घूमेगा। ये घूमने वाला प्रक्रिया आपको समझ में आ रहा है ना, कि अगर पुली P1 घुमा तो P2 भी घूमेगा, P2 घुमा तो P1 भी घूमेगा। क्लियर यहाँ तक के? अब आगे क्या करते हैं कि पुली P1 जो है ना, इस पुली P1 को हम एक मोटर से जोड़ देते हैं, एक इलेक्ट्रिकल मोटर से जोड़ देते हैं। इसको हम किससे जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से, ताकि हम हाथ से नहीं घुमाए, है ना, आसान हो। तो इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ दिए, तो यहाँ तक के क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रिक मोटर को जैसे ही ऑन करेंगे, ये घूर्णी घूमना शुरू हो जाएगा, ये घूर्णी घूमेगा तो ये भी घूर्णी घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये घूमने वाला प्रक्रिया कि ई घूमेगा तो ई भी घूमेगा। यहाँ तक के क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किए हम कि इस पुली P1 के नजदीक में ये जो रबर बेल्ट जो आ रहा है ना, ये जो रबर बेल्ट आ रहा है, इस ठीक बेल्टवे के नजदीक में हम एक कंडक्टर कंघी लगा दी। अभी एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए थे कि अभी जो हम कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था ना कि अगर हम सुइया को देंगे, है ना, अगर कोई सुई को करंट देंगे ना, हम चार्ज देंगे, तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जाएगा, सुई के नोक पे। वैसे ही अगर मान लो कि हम लोहार से लोहा वाला कंघी बना ले, है ना, बाल झाड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, लोहार से अगर हम लोहा वाला कंघी बना ले इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम, तो अगर हम सोचो कि लोहा का कंघी को, ये मान लो लोहा का कंघी है, इसको अगर हम चार्ज देंगे, इसको अगर हम चार्ज देंगे, तो सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जमा होगा, तो कंघी के नोक पे जमा होगा। कहाँ पे जमा होगा जाकर के, कंघी के नोक पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकीला भाग कौन है, यही ना है। तो अगर हम लोहा के कंघी को चार्ज देंगे तो सबसे ज़्यादा चार्ज लोहा के कंघी के नोक पे जाएगा। तो वही काम करते हैं कि यहाँ पे एक लोहार से जाकर के लोहा का कंघी बनवा लिए, और इस कंघी को ला करके हम कहीं ना कहीं वोल्टेज से जोड़ देते हैं, है ना, लगभग 10⁴ वोल्ट से जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इस कंघी को। यहाँ तक के क्लियर हो गया? अब वैसी एक कंघी यहाँ भी लगा देते हैं, इस बेल्ट के नज़दीक भी एक और कंघी लगा देते हैं। यहाँ पर भी एक कंघी लगा दिए, यहाँ पर भी एक कंघी लगा दिए। ये कंघी 1 है C1, और ये कंघी क्या है, C2 है। क्लियर है? अब ये कंघी 1, कंघी 2, गोला, बेल्ट, पुली, घूर्णी सब हो गया। मोटर चालू किए, घूर्णी घूमने लगा। अब समझिए ये रचना हो गया कंप्लीट इतना। और उसके बाद क्या करेंगे ना कि इसको चारों तरफ से एक इंसुलेटेड स्टैंड में फिक्स कर देंगे। अभी आपको दिखाएंगे, हम दिखा देते हैं एक बार, हो सकता है आपका सबर टूट रहा होगा, है ना, कि देखो ये बन के जब तैयार होगा ना तो कैसा हो जाएगा। देखो ऐसा हो जाएगा, ये बन के तैयार होगा। तो नहीं दिख रहा होगा, पहले आप इसी को समझो, उसके बाद हम आएंगे यहाँ तक। पहले इसको समझ लो, उसके बाद दिखाएंगे, बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसका सबसे मज़ेदार एक एक्सपेरिमेंट भी है ना, उसको भी देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से जोड़ दिए। अब रचना तो कंप्लीट हो गया। हम ज़्यादा करेंगे तो इसको क्या करेंगे, चारों तरफ से एक तो बक्सा में बंद कर देंगे, है ना, ऐसा बक्सा में बंद करेंगे जिससे करंट पास नहीं हो सकता है, यानी इंसुलेटेड बॉक्स में बंद कर देंगे इसको। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो पुली P1 घूमने लगता है और पुली P2 भी घूमने लगता है। मोटर ऑन किए, पुली P1 यानी घूर्णी, पहला घूर्णी घूमा, दूसरा घूर्णी भी घूमा। अब घूर्णी के बगल में क्या है, कंडक्टर कॉम है ना, मेटल कॉम है, यानी कि लोहा के कंघी है। अब इस कंघी को हम क्या किए कि हायर वोल्टेज से जोड़ दिए। अब जैसे ही हम इस कंघी पे चार्ज देंगे, इस कंघी को हम चार्ज देना शुरू किए,
तो जैसे ही हम कंघी को चार्ज देंगे बाबू, तो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जमा होगा, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ पे जमा होगा, कंघी के नोक पे जमा होगा। ठीक है, कंघी के नोक पे जमा होगा। और जब कंघी के नुकीला भाग पे जब चार्ज ज़्यादा जमा हो जाएगा, तो अभी बता रहे थे कि कोरोना डिस्चार्ज के कारण अगर हम किसी भी चालक को आवेश देंगे और उसके किसी ना किसी नुकीले भाग पे ज्यादा आवेश जमा हो जाएगा, और आवेश हम देते रहे, तो सबसे ज्यादा आवेश कहां पे जमा होगा, नुकीला भाग पे। और जब आवेश ज्यादा जमा हो जाता है तो आसपास की हवा की परावैद्युत शक्ति को तोड़ देती है, और हवा को भी क्या करता है, आवेशित कर देता है, और ये घटना क्या कहलाती है, कोरोना डिस्चार्ज। तो अब आप सिंपल समझो कि जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे, जैसे ही हम इसको चार्ज दिए कंघी को, तो कंघी के नुकीले भाग पे सबसे ज्यादा आवेश जमा हुआ, और आवेश ज्यादा जमा होने के कारण ये आसपास के हवा की परावैद्युत शक्ति को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या किया, हवा को भी चार्ज कर दिया, मतलब हवा में से माइनस को खींच लिया और प्लस को छोड़ दिया। तो जैसे ही प्लस को छोड़ा ने, तो कुछ प्लस, जैसे यहाँ पे बेल्टों के पास तो होगा हवा, तो कुछ प्लस जो है बेल्ट से टकराया, और बेल्ट बहुत तेजी से चल रहा था, तो बेल्ट से जैसे ही प्लस टकराया यहाँ पे, वही बेल्ट उठा करके कहाँ लेके चल गया, यहाँ पे टकराता है प्लस, और उठा के कहाँ लेके चल जाता है, यहाँ पे। जैसे अपने अगर चक्की चल रहा है और वहाँ पे मान लो कि कुछ अगर सटा दोगे हल्का सा ना, तो वो तुरंत एकदम स्पीड में चल रहा हो ना, गेहूं पिसाना चक्की, अगर वहाँ पे कुछ रख दीजिएगा तो वो स्पीड में वहाँ तक के लेके चल जाएगा। तो वैसे यहाँ पे प्लस टकराया, यानी हवा का मॉलिक्यूल टकराया, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल, और वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। और जैसे ये कंघी C2 के पास पहुँचता है, तो फिर से वो वही काम करेगा कि चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, तो नुकीले भाग पे, तो नुकीले भाग पे जंप कर देता है चार्ज। यानी कि ऐसा समझ लो कि यहाँ से प्लस आया, और ये प्लस आने के बाद यहाँ पे आ गया प्लस, और जंप करने के बाद ये गोला पे पहुंच गया। फिर वो दूसरा चार्ज मॉलिक्यूल प्लस यहाँ आया, वैसे ये किया, चार्ज ज़्यादा दिए, हवा के मॉलिक्यूल को तोड़ा, तोड़ने के बाद माइनस लिया, एक प्लस आयोनाइज्ड हो गया, और ये वाला प्लस उठ करके कहाँ आ गया, फिर से यहाँ पे आ गया, है ना। और यहाँ आने के बाद फिर से चार्ज कम, इसको जंप करवा लिया, यहाँ पे आ गया। जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा चार्ज जाए, कुछ चार्ज इधर भी आ जाता है, यानी कुछ चार्ज ऐसा है जो कंघी पे ना जा करके वो सीधा निकल जाता है। लेकिन ज़्यादातर चार्ज जो है, जो बेल्ट के सहारे से ऊपर जाता है, वो ज़्यादातर चार्ज इस कंघी पे, सॉरी इस गोला पे आकर के जमा होना शुरू हो जाता है कंघी के सहारा से, और ये चार्ज कुछ देर के बाद इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज जमा हो जाता है। और जब इस पर बहुत ज़्यादा चार्ज जमा हो जाता है, तो हमने पढ़ा है कि Q जिस पे ज़्यादा होगा उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसका विभव क्या होता है, बढ़ने लगता है। हम यहाँ पे दिए 10⁴ वोल्ट, और यहाँ पे चार्ज ज़्यादा जमा होने के कारण इस पर लगभग 10⁷ वोल्ट जमा हो जाता है, यानी कि 10 लाख वोल्ट जमा हो जाता है इस पर, इस वैन डी ग्राफ जनरेटर पे। 10⁴ वोल्ट दिए, क्योंकि हम वोल्टेज देते जा रहे हैं, चार्ज यहाँ पे जमा होते जा रहा है, और यहाँ पर चार्ज जमा होने के कारण यह आसपास के हवा के मॉलिक्यूल को हर बार आयोनाइज्ड कर रहा है, और हर बार चार्ज कहाँ हो जाता है, इस पुली 1 से पुली 2 के पास पहुँचा, और पुली 2 के पास पहुँचने से इस गोला पे जाकर के जमा होते चला गया। और यही है वैन डी ग्राफ का पूरा कार्यविधि। तो हम रचना और कार्यविधि दोनों को हम लिख देते हैं, और फिर आपको दिखा दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, दिख नहीं रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम ऐसे बोलते भी जा रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बोल के लिख सकते हैं, बाकी आपको दिखा दिया जाएगा रचना। तो रचना में कुछ नहीं करना है, कि रचना में लिखेंगे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने के लिए धातु का एक गोला, धातु का एक खोखला गोला, खोखला गोला लेते हैं, इसे स्टैंड पर, है ना, ये जो गोला है तो ऐसी हवा में तो लटकेगा ना, इसको हम क्या करते हैं, एक स्टैंड पे फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, तथा 2 घिरनी P1 तथा P2 को, 2 घिरनी P1 तथा P2 को आपस में बेल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। एक घिरनी गोले के केंद्र में रखते हैं, तथा दूसरा
नीचे ग्राउंड पर। आगे क्या है कि दो हम लोग कंडक्टर कॉम लिए, दो कंडक्टर कॉम, कंडक्टर कंघी लेते हैं, एक कंघी पुली P1 के निकट तथा दूसरा P2 के निकट रखते हैं। दूसरा कंघी गोला से कनेक्ट रहता है तथा पहला कंघी किससे होता है? तो पहला कंघी सप्लाई से रहते हैं ना, मतलब सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं, सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। ओके, अब बाकी इस सिस्टम को एक इंसुलेटेड बॉक्स में रखते हैं या जो भी है कहीं पे सुरक्षित जगह पर रखते हैं, ताकि मतलब इससे कोई खतरा ना हो जाए, है ना। ये आपका पूरा है, क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये रचना आपका है। रचना एग्जाम में बोलता है सचित्र वर्णन करें, तो आप चित्र बना करके इसका अच्छे से, मतलब चित्र भी अभी आपको दिखा दिया जाएगा, पूरा मिटा करके दिखा देंगे, ताकि आप चित्र को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर बन के जब तैयार हो जाता है तो वह कैसे रहता है, और एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाएंगे। तो सारा कुछ अभी हम लोग कवर करेंगे, तो इसको आप अच्छे से लिख लो। कार्य विधि में क्या है कि जैसे ही हम वोल्टेज से करंट देंगे तो करंट क्या होगा, कार्य विधि तो यहीं पे ऐड हो जाएगा। हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कार्य विधि, कि जैसे ही C1 कंघी को आवेश दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा आवेश कंघी के नुकीले भाग पे आ जाता है, कंघी के नुकीले भाग पर आ जाता है ना। फिर कोरोना डिस्चार्ज के कारण, नाम लेने में डर लगता है जी, कोरोना डिस्चार्ज के कारण आवेश बेल्ट से होते हुए, मतलब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो कोरोना डिस्चार्ज के कारण आसपास की हवा की परावैद्युत शक्ति टूट जाती है, तो उसके बाद हवा आयोनाइज्ड हो जाता है ना, हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, और आयोनाइज्ड होने के बाद वो आवेश बेल्ट से होते हुए कंघी C2 के पास पहुंचती है, और फिर गोले पर आवेश जमा होने लगता है। अतः 10⁻7 वोल्ट तक आवेश संचित होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा दी, आपको समझाएं जैसे, आप उसके आधार पे भी लिख सकते हो। तो एक बार देख, थोड़ा सा पूरा ले लो। मैं बारिश का मौसम, पूरा रचना दिख जा रहा है ना, इधर देखो पूरा रचना है, ये वाला पूरा रचना है, ठीक है, यहाँ तक के। हम एक बार पेन से चला देते हैं। यहाँ से देखो पूरा स्टार्ट हुआ है, और ये सब पूरा जो है, ये सब पूरा रचना में, यहाँ तक के पूरा रचना है, और ये कार्य विधि है। यहाँ पे इधर वाला पूरा पार्ट कार्य विधि है, और इधर वाला पूरा पार्ट रचना में है। ये हम तो अपने मन से लिखा दिए, आपको जो समझाएं आप उससे भी लिख सकते हो, कार्य विधि रचना, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया पूरा क्लियर? चलिए, तो अब एक से अच्छा वाला फिगर यहाँ पे साफ सुथरा आपको दिख रहा है। ये फिगर को आप बना सकते हैं, ऐसे फिगर आपको बनाना है। ये सब डेटा जो दिखा हुआ, जैसे इंसुलेटिंग सपोर्टिंग कॉलम, ये गोला को रखने के लिए भी बताया था ना, क्या स्टैंड पे फिक्स करते हैं, ये फिक्स किया गया है। इंसुलेटिंग बेल्ट है ना, हिंदी में अगर लिख दे तो ये घिरनी P1 है, ये
अचालक बेल्ट है ना, गोलीय चालक है। बाकी एरो शो कर रहा है, ये घिरनी P2 है। यहाँ पे धातु का कंघी है, चालक कंघी भी लिख सकते हो, C2, धातु कंघी C1। बाकी ये पूरा है ना, साफ सुथरा फिगर है, इसको बना लीजिएगा। आगे दूसरा फिगर आपको दिखाते हैं हम, जो कि बन करके देखो, हाँ बन करके जब आ जाता है तो इस तरह से दिखता है आपका ये वैन डी ग्राफ जनरेटर। देखो तो इस तरह से है, मतलब इसका स्ट्रक्चर है वो तो डिजाइन किया गया था, और ये बन करके तैयार होने के बाद ये ऐसा हो जाता है। देखो यहाँ पे एक कंघी लगा हुआ है, ये कंघी है ना, दांत निकला हुआ है ना इसका, वैसे ये कंघी यहाँ लगा दिए हैं और इसको चार्ज दे रहे हैं, वोल्टेज से जोड़ दिए हैं ला करके, यहाँ पे वोल्टेज से जोड़ दिए। थोड़ा सा ये जूम होगा, नहीं होता है ना। अब देखो यहाँ पे ये कन्वेनियर बेल्ट लगा हुआ है, यानी कि अचालक बेल्ट। ये देखो बेल्ट पट्टा लगा हुआ है, एकदम ठीक एकदम लग रहा कि गेहूँ पिसाने वाला मशीन वाला बेल्ट है। तो ये बेल्ट पे चार्ज जैसी देखो, यहाँ से हम वोल्टेज दिए, चार्ज दिए, कोरोना डिस्चार्ज के कारण कंघी से चार्ज बेल्ट पे गया, और बेल्ट से चार्ज जैसे यहाँ पे पहुँचता है तो फिर ये कंघी पे जंप करके गोला पे चार्ज जा करके जमा होना शुरू हो जाता है। और ये चार्ज जमा होते होते जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका क्या होगा, इसकी मतलब वोल्टेज भी इंक्रीज करते चली जाएगी। अच्छा, इसको कहा जाता है, मतलब ऐसे तो वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो आंसर में हम लिखते हैं कि वैन डी ग्राफ जनरेटर उच्च वोल्टता है ना, हायर वोल्टेज पैदा करने वाला उच्च वोल्टता वाला मशीन है। ठीक है, जनरली इसको ये बोला जाता है कि उच्च वोल्टता वाला मशीन। लेकिन इसका हम लोग उपयोग हमेशा करते हैं एक्सेलरेटिंग के लिए। एक्सेलरेटिंग का मतलब है कि जैसे कि हम प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं, या फिर ड्यूटेरियम को एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं किसी नाभिक को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल एक्सेलरेटिंग के लिए होता है, तो इसलिए इसको एक्सेलरेटिंग जनरेटर भी कहा जाता है। एक्सेलरेटिंग जनरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है नाभिकों को तोड़ने के लिए है ना, नाभिक वगैरह को तोड़ने के लिए भी किया जाता है, या उसको रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए कि क्या है नहीं है, नाभिक वगैरह में भेजा जाता है। या फिर बड़े बड़े मतलब फैक्ट्री वगैरह को चलाने के लिए, बड़े कारखानों को चलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा है ना, एक मतलब एंटरटेनमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है, बड़ा ही मज़ेदार है, आपको भी दिखाते हैं उसका फिगर। अगला ये आपको दिख रहा होगा ना, इसको बड़ा जूम करना। ये आपको दिख रहा है कि क्या है, कि अगर मान लो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर बना हुआ है, ये क्या आपको ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर है। ठीक है, और इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को एक लड़की है यहाँ पे है ना, वो आकर के ये गोला, जो गोला भी बताया था कि जो गोला रखते हैं ऊपर में, ये वो वाला गोला है। ठीक है, ये गोला है ना, बताए थे कि खोखला गोला ऊपर में रखा जाता है, तो ये खोखला गोला है। तो एक लड़की मतलब इसको टच कर रही है। ठीक है, लेकिन टच करने का भी एक तरीका है कि टच आपको कैसे करना है, तो नीचे में आप जहाँ पे आप खड़ा होइएगा तो पैर पे, यानी कि पैर मतलब ऐसे जगह पे खड़ा होना है जो कि इंसुलेटर है, यानी कि लकड़ी का टेबल लगा करके आप लकड़ी का टेबल पे खड़ा हो सकते हैं, यानी कि इसके नीचे लकड़ी का टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़मीन में चप्पल खोल करके खड़ा हो गए और छू लीजिएगा तो झटका लग सकता है। तो अगर आप लकड़ी के टेबल पे खड़ा होकर के इसको टच कीजिएगा ना, तो आपका जो बाल है ना, बाल जो दिख रहा है ना, बाल, ये बाल सब जो है ना मतलब ऐसा खड़ा हो जाएगा ना, भूतनी की तरह, चुड़ैल की तरह हो जाएगा है ना। समझ लो ना, सुबह सुबह अगर कोई लड़की अगर जैसे निकली है बिना मेकअप का, तो उसका देखो कि बाल ऐसी रहेगा पूरा चुड़ैल की तरह एकदम, तो वैसी हो जाएगा इसको जब टच करोगे तो। यानी कि होता कैसे है कि जैसे आप इसको छुइएगा ना वैन डी ग्राफ जनरेटर को, तो इसका गोला को जैसे छुइएगा तो आपके बॉडी में चार्ज जाना शुरू हो जाएगा ना, और आपके पूरे बॉडी में चार्ज आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे ये हैं इंसुलेटर बॉक्स लगा करके हैं, तो चार्ज ज़मीन तक के जाएगा नहीं, यानी कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, तो आपको झटका तो महसूस नहीं होगा, लेकिन आपके बॉडी के हर एक हिस्सा में चार्ज आ जाएगा, और सेम चार्ज आएगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज स्टोर होता है, तो पूरे बॉडी में कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो आपके बाल में भी चार्ज आ जाएगा प्लस प्लस, और जब प्लस प्लस चार्ज बाल में आएगा ना, तो मान लो कि एजो पर प्लस आ रहा है, एनियो प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस में क्या होता है, रिपेल होता है, तो ये वाला प्लस इसको इन्हें रिपेल कर रहा है, ये वाला प्लस इन्हें रिपेल कर रहा है, तो बाल में ऐसे खड़ा हो जाएगा ना, सबके सब बाल ऐसे खड़ा हो जाएगा। तो इसको जब छूने से ना जो बाल सब गिरल गिरल रहता है ना, सब बाल इन्हें उन्हें खड़ा हो जाएगा ना,
पूरा एकदम चुड़ैल की तरह लगने लगेगा, या फिर जो मतलब जेल वेल लगा करके जैसे खड़ा करता है ना, तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, छूने के बाद खड़ा हो जाएगा। तो इसका एक फनी है, मतलब कि छूने के बाद इस तरह से हो जाता है। एक और इमेज होगा जिसमें आपको अच्छा से क्लियर दिख रहा होगा, देखो इसमें दिख रहा है ना पूरा, तो छूने के बाद एकदम ऐसी हो जाएगा ना, एकदम लगेगा देवी माता के नियन, है ना, पीछे से देख रहे हो ना, तो इस तरह से है। तो ये आपका एक फ़नी था। बाकी जो उपयोग हम लोग करते हैं तो बड़े कारखानों को चलाने में, बड़े कारखानों को चलाने में और नाभिकों को तोड़ने में, है ना, तोड़ने में, ये उपयोग में पूछा जाता है तो हो गया। बाकी एक होता है एंटरटेनमेंट के लिए भी, बता दिए। ये रियलिटी है, ऐसा ना समझना कि मजाक कर रहे हैं, ये रियलिटी है ना। चलो ठीक है, तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए। और नया यूनिट जो स्टार्ट होगा अभी 1-2 दिन के बाद स्टार्ट होगा, अभी फ़िलहाल स्टार्ट तो होगा नहीं। जैसे कल ईद है ना, तो एडवांस में आप लोग को ईद की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी मुबारकबाद, है ना। घर पे रह करके ही बनाना है, ऐसा नहीं कि बाहर कूदने निकल जाना है, ठीक है।